आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से एक एक करके कंप्लीट केमिस्ट्री को हम लाइन बाय लाइन ख़त्म कर देंगे, जिसमें आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है या फिर कोई स्पेशल बोर्ड के लिए है। ये सभी बोर्ड के लिए है। मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम, एक एक चीज़। और जिस टाइप टाइप का भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो जो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए ही है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो लेक्चर है आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश पीपीटी में भी हम सब कुछ लिख के लाए हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक से। ये चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो पहला ही टॉपिक हमारे सामने आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन है क्या? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो देखिए, ये वह प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंसेस जिसमें फॉर्म होते हैं, बनते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हम कोई पेपर है, पेपर को हम जला दिए तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो वहाँ पे वो जल नहीं सकता है। तो जलने के दौरान वहाँ पे पेपर यूज हुआ और ऑक्सीजन यूज हुआ, लेकिन बन क्या रहा है? राख बन रहा है। वो ना तो ऑक्सीजन है और ना ही कागज है, एक नया पदार्थ बन गया। बस इसी प्रोसेस, एक नया जो सब्सटेंस बना है, बस इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो न्यू क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी भी जो है वो नया होगा। द प्रोसेस द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed is called chemical reaction। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले क्रिया करे या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करे, बस बनता है नया पदार्थ। ठीक ना, नया नहीं, यहाँ पे नया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक अलग पदार्थ है और ये एक अलग पदार्थ है, दोनों मिलके जो बना पदार्थ वो एक नया है। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस जो भी होगा वो सब कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात? इजी है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। बस हम जानबूझ के तो लंबा चौड़ा खींच दिए बिना मतलब में, एक लाइन का स्टेटमेंट है। वह प्रोसेस या फिर वह प्रक्रिया जिसमें न्यू सब्सटेंस यानी कि नया पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हैं खुद से, बहुत कुछ है। किसी चीज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन होके वाटर बनना। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अगर बन रहा है वाटर, जल, तो ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये एक अलग सब्सटेंस है, अलग पदार्थ है, ये एक अलग पदार्थ है, और जो बन गया उसका प्रॉपर्टी अलग है, ये नया पदार्थ बन रहा है। तो किसी भी प्रोसेस में यदि न्यू सब्सटेंस बनते हैं विद द न्यू प्रॉपर्टी, नए पदार्थ, नए गुण के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम अलग है, ये अलग है, और ये जो बन गया ये नया पदार्थ बना न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो ये भी क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम हिंदी यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन
और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी नया पदार्थ बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस तरह का राख प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात यह है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें कोई नया एटम्स नहीं बनते हैं, परमाणु नया कहीं से नहीं आता है, बस वो परमाणु का रीअरेंजमेंट हो जाता है। मतलब कि जो एटम्स है ना वो रीअरेंज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। एटम्स जो होते हैं ना, परमाणु, वो बदलता नहीं है, एटम्स चेंज नहीं होते हैं, बल्कि उनका अरेंजमेंट चेंज होता है। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, मतलब एक रीअरेंजमेंट होता है। हिंदी में ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणु कभी भी जो है बदलते नहीं है, मतलब या फिर नया परमाणु नहीं बनता है, बल्कि परमाणु का रीअरेंजमेंट होता है, चेंजिंग होता है। चेंजिंग मतलब उसका अरेंजमेंट में चेंजिंग होता है। जैसे क्या बोले यहाँ पे, Mg+O2, यहाँ से जो बन रहा है वो बन रहा है MgO। इसमें देखिए मैग्नीशियम एटम, ऑक्सीजन एटम, मतलब मैग्नीशियम का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन के बाद ऐसा थोड़ी कि मैग्नीशियम का परमाणु गायब हो जाएगा, परमाणु गायब नहीं होगा, बल्कि परमाणु रहेगा मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का भी परमाणु रहेगा, बस उसका अरेंजमेंट चेंज हुआ। पहले ये अलग अलग थे, अब साथ में मिल गए। अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बस व्यवस्था बदला है। और अरेंजमेंट चेंज होने से ही नया सब्सटेंस बन जाता है, ये नया पदार्थ है। तो ध्यान देना है कि परमाणु नहीं बदलता है, बल्कि पदार्थ नया बनता है, वो भी परमाणुओं के इधर उधर शिफ्ट होने से। ठीक है, परमाणु इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, एटम इधर उधर शिफ्ट होकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया परमाणु कभी भी नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया में, यानी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम लोग समझेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये क्या होता है? रिएक्टेंट्स जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। रिएक्टेंट्स एंड प्रतिफल। तो देखिए, एक पदार्थ, और हो सकता है कोई और भी पदार्थ हो, मतलब इधर वाला दो पदार्थ अगर मिलके एक इधर नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो जो पदार्थ रिएक्शन किया है, मतलब जो सब्सटेंस रिएक्शन किए हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया किया है, उन पदार्थों को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, यानी कि अभिकारक। अभिक्रिया करने वाले को अभिकारक, ठीक है, इंग्लिश में रिएक्शन करने वाले को रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन करके जो नया सब्सटेंस बनता है वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रतिफल। ठीक है, डिफिनेशन अपना देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यदि H2O बन रहा है, तो ये दोनों कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक। अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। प्रतिफल। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपका यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं, क्लियर हर एक बात लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये सही है, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी तो सही ही है, मतलब कुछ छूटने वाला यहाँ से नहीं है। ठीक, क्लियर, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल। सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो बनता है वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कुछ जरूरी बातें, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जो है एयर के प्रेजेंस में जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। ठीक ना, वो रेगमाल का जो कागज होता है, श्रेष्ठ पेपर, उससे साफ किया जाता है। आखिर क्यों? ये एनसीईआरटी में एक प्रश्न होगा। तो उसका रीजन ये है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली, जो हम लोग सामान्यतः मैग्नीशियम रिबन जो यूज करेंगे, उस पर कोटिंग हो जाता है, मतलब एक लेप चढ़ जाता है उस पर। ठीक ना, एक लेयर आ जाता है किस चीज़ का? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक ना, जैसे देखिए, अगर ये मैग्नीशियम है, एयर में, खुला एयर में इसको छोड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक छोटा सा कोटिंग आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, छोटा सा परत आ जाता है, पतला सा, तो वो जलने में समस्या उत्पन्न करता है, जलता सही से नहीं है। तो इसको सही से जलाने के लिए पहले हम इसे साफ करेंगे इस कागज से, सैंड पेपर इसको बोलते हैं हम लोग। सैंड पेपर से इसको साफ करेंगे तो एकदम चमकीला हो जाएगा इस तरह का,
और अब इसको हम आसानी से जला सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है उसके सरफेस पर, विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। ये धीरे धीरे जो है हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित है ना, उससे धीरे धीरे जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है उस पर, जिससे मैग्नीशियम रिबन को जलाने में समस्या होता है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। जलाने से पहले इसे हमें साफ करना पड़ता है। जिस मैग्नीशियम रिबन का हम सामान्यतः उपयोग करते हैं उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत रहती है जिसे साफ करना जरूरी है, इसीलिए हमें जलाने से पहले इसे सैंड पेपर से साफ करना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता लगाने के लिए कोई ना कोई, जैसे कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता लगाने के लिए कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहचान होता है। जैसे धुआं निकल रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बिना आग लगे धुआं कैसे निकल सकता है, तो मतलब धुआं हुआ है मतलब जरूर आग लगा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे पहचान है, जिस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइंस है, जिसको साइन चिन्ह, जिससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसों का इवोल्यूशन हो सकता है, गैसों का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा ये जिंक मतलब जस्ता हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल पता ही है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आ रहा है? तो जिंक का रिएक्शन जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है तो बनता क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व हो जाता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस वहाँ से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पता चल रहा है कि यदि कहीं हाइड्रोजन या फिर कोई भी गैस इवोल्व हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जो गैसों के इवोल्यूशन से पहचानी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, इसमें हम जिंक ऐड करते हैं तो इसमें से कुछ गैसें निकलती है जो यहाँ पे पानी में बुलबुले के रूप में बाहर निकल रही है। पहचान कैसे पाते हैं कि ये हाइड्रोजन ही है? तो ये गैस हाइड्रोजन ही है, इस बात को पहचानने के लिए जलती हुई माचिस की तीली जब यहाँ पे लाते हैं ना तो पोप साउंड के साथ जलता है, आवाज करता है फट फट की, तो ना विस्फोट के साथ जलना उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, विस्फोट के साथ जलना। तो इससे पता चलता है कि जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस उससे मुक्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। ये सब एग्जांपल्स के रूप में लिखना है, आपको ज़्यादा चीज़ नहीं लिखना है इसमें। क्या लिखना है, तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाला, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाला लिख लीजिएगा वहाँ से, और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखिएगा, यहाँ से वही एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम है तो हिंदी, और ये रिएक्शन लिख लीजिएगा Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 और प्लस H2, ये गैस इवोल्व हो गया यहाँ से। ठीक है ना, गैस का उत्सर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। चलते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे गैसों की इवोल्यूशन से ही, कि यदि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो वहाँ पे गैस का मतलब गैस का उत्सर्जन हुआ है तो केमिकल रिएक्शन भी हुआ है, उल्टा यहाँ पे कहानी है। जहाँ पे गैसों का उत्सर्जन हो रहा है 100% गारंटी है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और प्लस क्या लेना है इसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, रिएक्शन करके क्या बनता है, NaCl प्लस CO2 और प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो दो गैसों का उत्सर्जन इसमें हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी H2O, ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है,
Na2CO3 यानी कि कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जो गैस फॉर्म होता है उसको हम लोग जब इसमें लाइम वाटर में डालते हैं, चूना जल में, चूना जल, देखो पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। Na2CO3 रिएक्ट विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके बना क्या रहा है, NaCl, और एक गैस इसमें से जो निकल रहा है, गैस बुलबुले के रूप में यहाँ से बाहर आता है, हम उसमें ले जाते हैं और वाटर बनता है। ये गैस CO2 ही है। इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको चूना जल में मिलाते हैं, चूना जल यानी कि लाइम वाटर में मिलाते हैं। तो जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाता है, सफ़ेद टाइप का, उजला उजला, और बस हम पहचान जाते हैं कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड का कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में मिलाएंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगा, मिल्की टाइप का हो जाएगा। इसके पीछे का जो कारण है, जो रिएक्शन है, वो हम आगे लगता है कि वो सेकंड चैप्टर में पढ़ना है उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, कुछ कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा भी होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में, कि जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है ना उसमें कुछ कुछ पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं जाके, ठीक है ना, प्रिसिपिटेशन उसको बोलते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना। जो प्रिसिपिटेशन होता है ना उसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बन गया तो हम समझ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, उसका पहचानेंगे कैसे कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको पहचानने का ये सब तरीका है। जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब हम लेड नाइट्राइट से कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि ये जल में घुल जाता है, ठीक ना, डिजोल्व हो जाता है वाटर में, पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन ये जो लेड आयोडाइड है ना वो नीचे बैठ जाता है पेंदी में, और यही है हमारा प्रिसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। यहाँ से ऐसे लेड आयोडाइड को ना ऐसे तीर का निशान नीचे की ओर दे देते हैं, इसका मतलब यह है कि ये अवक्षेप बन गया, प्रिसिपिटेशन हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है। आगे चले नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 2। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं ना तो बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेशन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 + H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं BaSO4 और +2HCl। तो ये जो बनता है ना ये प्रिसिपिटेट बन के नीचे पेंदी में बैठ जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये प्रिसिपिटेशन जो हुआ है इसका कलर कैसा है, वाइट कलर, क्लियर है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका जो कलर है वो पीला होता है, पीला अवक्षेप, पीला पीला अवक्षेप बनता है यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे जो है सफ़ेद अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, और लेड आयोडाइड का रंग पीला। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर को कैसे पहचानेंगे, मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिसमें कलर चेंज होगा और हम जान जाएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया, बिना कलर चेंज हुए नहीं, ठीक है। कलर चेंज हुआ हम पहचान जाएंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल्स, जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ अलग से ऐड कर देते हैं। Fe का जब हम रिएक्शन कराते हैं CuSO4, यह है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है FeSO4, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और प्लस में यहाँ से बन जाएगा आपका Cu, अलग हो जाएगा, ठीक है।
कॉपर। कहाँ ध्यान है, सो गए, इधर ध्यान दो इधर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कलर चेंज कैसे होता है, इसका रंग होता है नीला, रंग होता है इसका कैसा, नीला। और जब ये फेरस से रिएक्ट करता है ना, तो ये जो विलियन का रंग है वो हो जाता है हल्का हरा, हल्का हरा। तो यहाँ से रंग में परिवर्तन से भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम फेरस को कॉपर सल्फेट में मिला रहे हैं, उसका रंग नीला से हरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ है। और हरा हो जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं हम लोग पहले से। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैग्नेट, ये सी है, टू नहीं C6H3O7, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है और ये पोटेशियम परमैग्नेट है। साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैग्नेट को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो ये अलग हो जाता है, पोटेशियम अलग हो जाता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। इसी के वजह से जो है ये देखिए पोटेशियम परमैग्नेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का। और जब इसमें हम साइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो देखो इसमें का पूरा कलर ही गायब कर दिया। इसको जैसे ही हम इसमें मिलाएं तो इसका पूरा का पूरा कलर गायब। तो यहाँ कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कलर चेंज अब वैसे ही अगर हम साइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाएंगे, कलर गायब हुआ तो समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया, और अगर गायब नहीं हुआ तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। अगर मान लीजिए हम किसी शब्द का हिंदी नहीं बोल पाएँ या फिर किसी शब्द का इंग्लिश नहीं बोल पाएँ, हिंदी बोल के निकल गया या फिर इंग्लिश बोल के निकल जाए, तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपका सब कुछ यहाँ पे सही सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम एक ही बात दो बार रिपीट करने के बजाय हम एक ही बार बोल के निकल जाए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट, हिंदी में भी इसका पोटेशियम परमैग्नेटे होगा। इस साइट्रिक हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसको साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट हिंदी में भी वही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। सॉल्यूशन का विलियन लिख लीजिएगा। कलरलेस हो जाता है मतलब कि रंगहीन हो जाता है, रंगहीन। ठीक है, आगे चले हम नेक्स्ट पेज की ओर। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है। कभी आप लोग जो है दीवारों की पुताई के लिए यानी कि वॉल के वाइट वॉश के लिए चूने को जल में मिलते हुए देखा है, चूना को जल में मिलाए हैं कभी पहली बार? जो सूखा चूना रहता है पाउडर, उसको पानी में मिलाए हैं वाटर में, पूरा एकदम लगेगा ना कि खौलने लगा, जब डालोगे उसमें पानी में तो वो पूरा खौलने लगता है। ऐसा लगता है कि एकदम पूरा गर्म हो गया और खौलने लगता है, जैसा लगता है कि हम लोग उसको चूल्हा पे रखे हुए हैं, लेकिन उस पे रखे हुए कहीं नहीं है, बस नीचे ही रखा हुआ है, खौलने लगता है। रीजन ये है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो पाउडर होता है ना उसको वाटर में मिलाते हैं तो पूरा टेम्परेचर बढ़ जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ तो केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के बढ़ने से पहचाने जाते हैं या फिर घटने से, टेम्परेचर बढ़ने या घटने से पहचाने जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ, या फिर घट रहा है तो हुआ, वो इससे पहचान लेंगे हम वहाँ पे। तो कुछ ऐसे हैं जो जिसके तापमान में परिवर्तन होने से हम पहचानते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ देखिए। The chemical reaction between quick lime and water to form slacked lime. क्विक लाइम का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, यही यहाँ पे शॉर्ट में केवल चूना लिखा हुआ है। बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम को वाटर में मिलाते हैं जल में तो स्लैक्ड लाइम बनते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना। लेकिन इसके दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होता है, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जो है ना, ताप में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को पहचानने का क्या तरीका है, तापमान में परिवर्तन। अगर तापमान में परिवर्तन नहीं होता है तो समझो कि रिएक्शन नहीं हुआ है। आ रहा है समझ में, ये पहचान है, तापमान में परिवर्तन भी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और है रिएक्शन यहाँ पे देखिए।
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जस्ता का दाना, ग्रेन्यूल्स मतलब होता है दाना, दानेदार जस्ता जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बीच हम रिएक्शन कराते हैं ना, तब भी देखिए क्या बनता है, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस और प्लस में बहुत ज़्यादा मात्रा में तापमान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से हम पहचान लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट, कुछ और भी एग्जाम्पल है, देखते जाइए। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड and ammonium chloride to form barium chloride ammonium and water is characterized by change in temperature which is fall in temperature, टेम्परेचर उससे क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड को हम आपस में मिलाएंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा, अमोनिया अलग हो जाएगा और जल बनेगा, और यहाँ पे तापमान की कमी होगी। अभी तक जो दो एग्जाम्पल हम दिए हैं उसमें तापमान बढ़ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। हम एग्जाम्पल को जो है थोड़ा सा हिंदी में लिखना चाहेंगे यहाँ पे। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ तो होगा हिंदी में भी, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, बेरियम क्लोराइड। ये सब हिंदी में इसमें से उतार के आप लोग रिएक्शन के दौरान लिख लीजिएगा, और रिएक्शन इस रूप में जरूर लिखना है, जैसे BaOH का होल ट्वाइस हाँ, तो यहाँ पे जो है इसको इस रूप में लिख लीजिएगा कि BaOH का होल ट्वाइस और प्लस में NH4Cl, जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा BaCl2 प्लस NH3 और प्लस H2O। इस तरह से जरूर लिख लीजिएगा, और फिर सबका नाम। वैसे चित्र बनाना तो कोई जरूरी है नहीं, वो बस हम दिखाने के लिए लाए हैं, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। कभी कभी स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, गैस से सॉलिड बन जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा। तो इससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब हम गर्म करते हैं ना, जब इसको हीट देते हैं तो ये गैस बन जाता है, गैस में बन के उड़ गया, और ये भी HCl भी गैस, दोनों गैस बन के उड़ जाता है। इसको गर्म करेंगे पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये गायब हो रहा है, क्योंकि NH4Cl जो है वो अमोनिया अलग हो जाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाता है, और दोनों उड़ना स्टार्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी और अमोनिया भी, और ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्लियर है, आगे चले हम लोग। स्टेट में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन, ठोस से सीधे गैस बन के उड़ गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो इससे हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट, अब है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, पहला, सबसे पहला हमारा क्या था, छोड़िए ना, पहला क्या था ध्यान नहीं है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा, अवस्था परिवर्तन,
चेंज इन स्टेट, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, चेंज इन कलर, और क्या था शुरुआत में? ये है चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड प्रिसिपिटेशन, दो बचा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ से भी आगे। चेंज इन स्टेट हो गया है, हाँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति और अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, प्रिसिपिटेट का बनना, ठीक ना, पीपीटी बनता है उसमें, अवक्षेप बनता है। तो ये सब थे हमारे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ई पांचों में से कोई एक चीज़ देखने के लिए हमें मिले तो हम पहचान जाएंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक ना। रंग में परिवर्तन हो, पहचान जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अवस्था बदल रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। रंग में परिवर्तन है तो भी, गैस उत्सर्जित हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण है तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। चलिए अब हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को पूरा पूरा वर्ड में लिखने पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभी रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं यानी कि जल बनाते हैं, तो इस बात को अगर हम हिंदी में पूरा या फिर इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट में वर्ड में लिखें तो वो बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े बातों को छोटे छोटे शब्दों में लिख दें, तो इसके लिए ना इक्वेशन बनाया गया है, इसी के लिए इक्वेशन बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इसी को हम शॉर्ट में लिख देंगे। इसके जो भी इसमें एटम्स या फिर जो भी एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं ना, और जो भी एलिमेंट्स बन रहा है, उन सब के नाम के जगह पे हम यूज करेंगे उसका फॉर्मूला या फिर उसका सिंबल्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 यहाँ से इवोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जो बन रहा है, उनके नाम को हटा देंगे और नाम के जगह पे हम लोग लिख देंगे उसका फॉर्मूला या फिर उसका सिंबल्स, यही है हमारा केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? देख लीजिएगा यहाँ से, द मेथड ऑफ presenting a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in it is known as chemical reaction। वहाँ पे जो है उनके नाम को हटा के और सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? हिंदी में भी देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? केमिकल रिएक्शन लिखने के कुछ रूल्स हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जनरली हम लोग जितना भी रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो अभिकारक है, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उसे हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट हैं जो बन गया उसे राइट साइड में। पहला तो ये है। और क्या बात है, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स। और अगर एक से ज्यादा है, ठीक ना, दो रिएक्टेंट्स है, तो उनके बीच में हम प्लस चिन्ह लगा देंगे। 2 3 4 5 जितना भी रिएक्टेंट्स है उन सबके बीच में क्या लगाते जाएंगे, प्लस साइन, ठीक ना। जैसे यहाँ पे अभी तो लिखा मैंने, देखिए ये रिएक्टेंट्स है, उसे हम इसे हमने लेफ्ट साइड में लिखा है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है इसलिए बीच में हम क्या लगा दिए, प्लस, बीच में क्या लगा दिए, प्लस। अब देखिए, जो प्रोडक्ट है उसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो बीच में यहाँ पे भी प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है। और क्या रूल याद रखना है? अगला रूल ये याद रखना है
कि जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है उसके बीच में तीर चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक ना, एरो साइन, जो हमें बताएगा कि रिएक्शन इधर से उधर जा रहा है। बात समझ आ रहा है, मतलब ये दोनों मिलके ये बन रहा है। अगर यही तीर चिन्ह उल्टा हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट होकर ये बन रहा है, ऐसा समझ में आएगा, क्योंकि वो रिएक्शन हमें ये बताएगा, केमिकल जो इक्वेशन है वो हमें ये बता रहा है, ये तीर का निशान हमें ये बता रहा है कि ये दोनों मिलके ये बन रहा है, ना कि ये दोनों मिलके ये। बात समझ में आया। चलिए और आगे का बात जो भी था, द प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड इन एन इक्वेशन विद अ प्लस साइन। जो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे वो हमारा प्रोडक्ट होगा, और बीच में क्या ऐड कर देंगे उसमें, प्लस साइन। एनी प्रॉब्लम। उत्पादों को सदैव, उत्पाद यानी प्रतिफल को सदैव रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है तथा उनके बीच में धन चिन्ह यानी प्लस का उपयोग किया जाता है। और क्या है कि द एरो साइन, यानी कि ये जो तीर है ना, तीर चिन्ह, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की ओर इशारा करते हुए लगाते हैं कि ताकि पता चले कि उधर जो है उत्पाद लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के ये रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्वेशन है क्या, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी सब्सटेंसेस एलिमेंट जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं या फिर बने हैं, उनके नाम के जगह पे, उनके नाम के स्थान पे जो है हम उनका संकेत और सूत्र यूज करेंगे, सिंबल्स एंड फॉर्मूला यूज करेंगे, और वही कहलाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन के ये लिखने का कुछ रूल्स, ठीक है। अच्छा, हिंदी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। और ये है आपका 3 नियम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पूरा हिंदी वाला ही उतारेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो पूरा इंग्लिश उतार लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुछ हम इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2 हमारा बन रहा है H2O। ये इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के एक नया यौगिक यानी नया तत्व, नया यौगिक यानी नया पदार्थ बना रहा है, जल। तो इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन का एटम कितना, 2, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है। इस तरफ आ जाते हैं तो हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2, लेकिन ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1। तो ये दोनों बराबर है क्या, नॉट इक्वल टू। तो दोनों तरफ, यदि किसी केमिकल इक्वेशन में तीर चिन्ह के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम ना हो, बराबर नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित। ये क्या कहलाएगा, असंतुलित, असंतुलित, ठीक है। ये संतुलित नहीं है, यानी कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बराबर नहीं है ना दोनों तरफ। इधर हाइड्रोजन 1 है, उधर इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो ठीक है, बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर 1। तो कोई भी एक तत्व, कोई भी एक एलिमेंट का जो एटम्स सेम नहीं आएंगे दोनों तरफ, तो वो केमिकल इक्वेशन पूरा का पूरा बैलेंस नहीं कहलाएगा, अनबैलेंस कहलाएगा। अब देखिए एक और इक्वेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, Zn प्लस H2SO4, H2SO4 बन रहा है ZnSO4 और प्लस H2। इसको आप लोग देख के बताओ कि ये बैलेंस है कि नहीं है। देखिए क्या क्या है इधर, Zn कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है, क्लियर है ये। अब इस तरफ आके देखिए, Zn कितना, तो इधर भी 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, जिंक इधर भी 1, उधर भी 1, सल्फर इधर भी 1 और उधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 4 और उधर भी 4। मतलब दोनों तरफ सारे के सारे तत्वों के परमाणु की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल। सो वी कैन से दैट दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये दोनों तरफ बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित, छोड़िए पूरा बात लिखना जरूरी नहीं है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो भी बात है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन में, आप समझ जाओ बस केवल। तो यदि किसी केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ number of atoms of a particular element is equal, then we can say that
द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और अगर बराबर नहीं है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए ना, तो अनबैलेंस वाला जैसे मिटा दें, क्या कह रहे हैं, अनबैलेंस वाला को यहाँ से हम मिटा देते हैं ऐसे। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे हर एक तत्व का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड वाला समझ में तो आ ही गया है, बस हम इसका एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठंडा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल वही Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO बनता है। ठीक है, इधर Mg कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर Mg कितना है 1, ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन 1 ही है, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 था उधर 1 है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। समझ में आया सभी को? यहाँ से अपना डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिएगा, एग्जांपल्स हो गया। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाए। अच्छा, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हाँ तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। हम यहाँ पे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये Mg और प्लस O2 हमारा बन गया MgO। ठीक, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, H2 प्लस O2 बन गया H2O। तो यहाँ पे देखिए इधर तो बैलेंस है नहीं, हम इसको बैलेंस करेंगे, H2O हम इसको बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 दूनी अब 4 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया आपका 4 और ऑक्सीजन हो गया आपका 2 से गुना दोनों में होगा तो ये हो गया 2। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है, और नंबर ऑफ एटम्स जब अलग अलग है तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक मास क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल ऑक्सीजन है कितना तो 2, परमाणु द्रव्यमान मैग्नीशियम का 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, और टोटल कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूनी 32, 32 और 23 कितना हो जाएगा 32 और 23 55, तो इधर टोटल एटॉमिक मास जो है 55 आया। इधर देखते हैं क्या होता है, इधर ये है 23 और प्लस ये 16 कितना हो जाएगा 41 यानी कि 41, ये 55 और ये 41। क्या दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है, दोनों तरफ मास इक्वल है, मास इक्वल है दोनों तरफ नहीं है। तो डाल्टन ने जो नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ठीक ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो यहाँ पे गलत साबित हो गया। उन्होंने कहा था कि रिएक्टेंट्स में जितने मास जो है रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा। ठीक है, जितना द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेगा अब बनने वाला जो प्रतिफल है उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा। तो यहाँ पे ये रूल तो ब्रेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करेंगे तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये तो रूल है ना, रूल तो ऐसा नहीं बनाया गया है। ये जो नेचर का रूल है कि जितना हम रिएक्टेंट देंगे उतना ही मास प्रोडक्ट में भी बनेगा, ये तो यूनिवर्सल रूल है और 100% ऐसा होगा। लेकिन लिखते दौरान हमारा तो ये बात गलत हो जा रहा है, जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत लिखने का तरीका ये गलत है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका सही तरीका क्या हो सकता है, तो हमें दोनों तरफ किसी तरह से बराबर करना होगा, और बराबर कर देने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन इसमें कितना है, 4, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, कितना हो जा रहा है, ये 36 इधर हो गया मास। इस तरफ आते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 है तो 32, जोड़ के कितना हो गया, 36। तो 36 इधर और 36 इधर, अब दोनों तरफ बराबर है। और अब हम किसी प्रकार का कोई गलती लिखने में नहीं किए हैं और सारे के सारे रूल फॉलो भी हो रहे हैं। तो यही रीजन है कि हमें जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, चलिए इसका रीजन जो है, क्वेश्चन आएगा कि आखिर क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो उसका आंसर आप लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो तो ना तो बनता है और ना ही विनाश होता है, मतलब जितना हम रिएक्शन कराएंगे उतना बन भी जाना चाहिए, भले रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, लेकिन कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा और ना ही कोई क्रिएट होगा। द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल, और इसीलिए हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स में सेम टाइप्स, जो रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं, जो एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट में हो, दोनों सेम होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। क्यों ये होना चाहिए, ताकि हैंस केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लगाने के लिए ही हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होते हैं और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक ना, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए अभिकारकों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ताकि समीकरण को संतुलित करके हम द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करवा सके। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं कि हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो, बैलेंस करने का जो प्रोसेस है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड एक होता है, और एक होता है मैथमेटिकल बीजगणितीय यानी कि अलजेब्राइक मेथड। तो हम अगर बार बार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ना हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो करते करते हमें आ जाएगा बैलेंस करने, और कोई क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है कि आप किस प्रोसेस से बैलेंस कर रहे हो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, मतलब कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण संतुलित करने का हमें अपना वो प्रोसेस अच्छा लगेगा ना, जो हमें एक बार में याद हो जाए और बार बार कोई रूल वगैरह का ध्यान रखना नहीं पड़े और जल्दी हो जाए जो काम। तो वही है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। इससे हम किसी भी इक्वेशन को थोड़ा जल्दी बैलेंस करते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे बराबर होगा। जैसे हम कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिख रहे हैं और उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, जैसे Mg और प्लस O2 बनता है MgO। आप लोग तब तक बैलेंस करने का कोशिश करो, हम और इक्वेशंस लिख रहे हैं। ठीक है, CaO और प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस, और NaOH प्लस HCl बनता है NaCl प्लस H2O। MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, इसमें जो है आपका बनता है MgSO4 और प्लस H2O।
अब इसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस किया जाए। कैसे कैसे बैलेंस करेंगे हम? तो देखिए सिंपल सी बात है, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक, सॉरी मैग्नीशियम कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, दो। मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन दो, उस तरफ मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी दो है। ठीक, तो मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर ही था, गड़बड़ कहाँ कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर दो है, तो हम क्या करते हैं ना कि ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना होगा हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। जो जो बात हम अभी बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा तो आ जाएगा आपको। जो भी नंबर से हम नंबर करना चाहते हैं ना, गुना करना है हमें, उसमें जो है आगे यहाँ पे नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, दो से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा एक ही सब्सटेंस है जिसको हम दो से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि अब 2 × MgO हो गया, यानी कि दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन दो हो गया और मैग्नीशियम भी कितना हो गया, दो। तो ऑक्सीजन तो अब बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ कौन हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इधर कितना है, दो, और इधर एक, तो यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो मैग्नीशियम हो गया और दो ऑक्सीजन, इधर भी दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम इधर कितना, एक, इधर कैल्शियम कितना, एक, इधर हाइड्रोजन कितना, दो, और इधर हाइड्रोजन कितना, दो, है ना? समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन की बात की जाए तो इधर एक यहाँ और एक यहाँ, दो ऑक्सीजन इधर भी है। ऑक्सीजन के अब देखो यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होता है, OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये होता है ना कि हाइड्रोजन भी आपका दो है और ऑक्सीजन भी आपका दो है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितना है, दो, और कैल्शियम एक। इधर देख लीजिए, इधर भी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक यहाँ और एक यहाँ, ऑक्सीजन भी दो और कैल्शियम एक, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले पहचानना है कि बैलेंस है या नहीं है, जो बैलेंस नहीं है उसे ही बैलेंस कीजिए। अब जबरदस्ती अगर क्या बैलेंस करेंगे, तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आते हैं इस पे, NaOH और प्लस HCl बनता क्या है, NaCl और प्लस H2O। तो इसको हमें क्या करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है क्या, पहले चेक कर लो बैलेंस करने की जरूरत है क्या। सोडियम एक, इधर भी सोडियम एक, क्लोरीन इधर एक, इधर भी क्लोरीन एक, हाइड्रोजन इधर एक और एक, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, यानी कि ये भी बैलेंस है, हमें कोई बैलेंस करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गया हमारा ये, यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजिंग है। मैग्नीशियम एक है, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं सल्फर को, देखो सल्फर इधर कितना है, एक, इधर भी सल्फर एक। अब रह गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही जो है वो गड़बड़ है, कितना है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन दो और चार, चार और दो, ऑक्सीजन इधर कितना है, छः, इधर चार और एक कितना हो जाएगा, पाँच। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन पाँच रहे, नहीं ना, उधर छः है तो इधर भी कितना होना चाहिए, छः। तो चार तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन दो हो गया। इसी के चक्कर में हाइड्रोजन दो दूनी चार हो गया, ये अलग बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा। ऑक्सीजन दो हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे चार, चार और दो कितना हो गया, छः, छः ऑक्सीजन यहाँ और छः ऑक्सीजन उधर हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों तरफ, हाइड्रोजन यहाँ पे दो और दो चार, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चार, यानी कि अब ये बैलेंस हो गया। और बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो ये प्रोसेस समझ में आया, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम अपने से दिमाग लगा रहे हैं कि क्या गुना करें वहां पे कि वो जो है बराबर हो जाए। ठीक है, कोई प्रोसेस मैथमेटिकल प्रोसेस इसमें नहीं होता है, बस खुद से सोचना होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि बराबर, और उसके बाद लास्ट में चेक कर लो कि क्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं, बराबर हो गया मतलब संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। तो यह है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस। एक क्लास में हम ना स्पेशल केवल केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कराएंगे, मतलब 10-20 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन को जो है केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस किया जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से ही। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आते हैं कि केमिकल इक्वेशन को और जानकारी पूर्ण कैसे बनाया जाए, मतलब उसको और उपयोगी कैसे बनाया जाए। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कैसे बनाएंगे एक केमिकल इक्वेशन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट कर
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसे हम और अधिक जानकार बनाने के लिए, मतलब अधिक उपयोगी बनाने के लिए, और ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हमने किया क्या है कि ये सॉलिड था ना, तो इसमें एस जोड़ दिया, मतलब एस फॉर सॉलिड। अवस्था बता दिए हम, इसमें क्या किए, इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट बता दिए इसमें हम, यानी कि भौतिक अवस्था हम इसमें बता दिए। भौतिक अवस्था मतलब ये देखिए, एस लिखेंगे किसके लिए, सॉलिड के लिए, एल लिख देंगे किसके लिए, लिक्विड के लिए। अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए एल यूज कर देंगे, अगर कोई गैसीय फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, गैस के रूप में, तो जी यूज करेंगे। विलियन में है, सॉल्यूशन के रूप में, तो सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे, ए क्यू। जलीय विलयन के लिए ए क्यू, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सॉलिड है तो एस लिखे हैं, ये भी सॉलिड है तो एस, और ये गैस है तो जी। ये गैस है, ये लिक्विड है, मिलके क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए ये सॉलिड यानी कि ठोस, एस किसके लिए यूज करेंगे, एक मिनट, ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, और गैस के लिए जी। ये क्यू किसके लिए, जलीय विलयन, जलीय विलयन के लिए। तो इससे हमारा जो इक्वेशन है और ज़्यादा यूजफुल हो गया, मतलब एक इक्वेशन से हम और ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं, ज़्यादा जानकारी हमें एक इक्वेशन दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं, तो उसमें जो हीट चेंजिंग हो रहा है ना, वो हम दिखा देंगे। टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीजमेंट हो रहा है, वो भी बता सकते हैं, तो जिससे हमारा केमिकल इक्वेशन और यूजफुल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जब जलाएंगे ना, ठीक है, जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ में हीट प्रोड्यूस होगा। हीट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें अगर यहाँ पे लिख दे रहा है, तो हमारा केमिकल इक्वेशन ज़्यादा यूजफुल हुआ ना, वो हमें बता रहा है कि अगर आप ऐसा कीजिएगा ना तो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इस तरह से हम यूजफुल बनाएंगे। यहीं पे एक बात याद कर लीजिएगा, यहीं पे ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट उत्पन्न होता है, हीट निकलता है उसमें से, जिस रिएक्शन में से हीट बाहर प्रोड्यूस होता है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आ रही है। हिंदी में उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लिखा होगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि ये है, ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। बात समझ में आई। दूसरा बात देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा, यहाँ पे हम हीट दे नहीं रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हीट हम देते नहीं है, बल्कि इसमें हीट खुद प्रोड्यूस होता है। जब जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या होता है कि हम खुद इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है। तो जिसमें अपने से हीट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी। जिसमें खुद से हीट प्रोड्यूस होगा इक्वेशन रिएक्शन के रिजल्ट में, रिएक्शन के रिजल्ट में, यानी कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होता है हीट या फिर एनर्जी, हीट हो या एनर्जी दोनों चलेगा यहाँ पे, ठीक है, हीट या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि ऊष्माक्षेपी है। और जिसमें हमें खुद हीट देने की जरूरत पड़े, हम खुद एनर्जी उसमें लगा रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो ये हीट एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, तब जाकर रिएक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि देखो वही बात लिखना है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे हिंदी छूट गया है, हम यहाँ पे हिंदी ऐड कर दे रहे हैं। जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता है, इसमें से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि आवश्यकता है, इसको हम देंगे, आवश्यकता होती है, उन्हें उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट,
अगला हम और क्या उपाय लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो तरीका हम बता दिए जिससे हम इक्वेशन को और ज़्यादा यूजफुल बनाएंगे। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट को दिखा देंगे, भौतिक अवस्था। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर को हम दिखा सकते हैं। और ये हमारा तीसरा है, इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच अ केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, मतलब जिसमें केमिकल इक्वेशन होता है उस प्रोसेस को दिखाना। जैसे यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक उत्प्रेरक की आवश्यकता है, उत्प्रेरक, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आयरन होगा तभी रिएक्शन होगा, आयरन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशन बता रहा है कि आयरन वहाँ पे होना चाहिए, तो उस कंडीशन को भी इस पे दिखा दिया। इसके अलावा ये भी बता रहा है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 200 एटीएम, ठीक ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 होना चाहिए, तब जाके ये जो है बनेगा अमोनिया। तो अमोनिया बनाने के लिए हमें किन किन कंडीशंस की आवश्यकता है, तो पहले फेरस होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए और प्रेशर इतना होना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर और वहाँ पे फेरस अगर वहाँ पे होगा प्रेजेंट, तब जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाएगा। तो ये सब क्या बता रहा है, कंडीशन। तो जितने भी कंडीशंस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा, उन सभी कंडीशंस को जो एरो का साइन है उस पर लिख देंगे, तो और ज़्यादा हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम क्या उपाय लगा सकते हैं और यूजफुल बनाने के लिए, इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन विशेष परिस्थितियों में घटित होती है, जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, इन सभी को वहां पे दिखा देते हैं, तो ये और ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये है हमारा यूजफुल बनाने का तरीका। अब देखिए लास्ट में एक जरूरी बात, वो जरूरी बात क्या है, हम सब लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, तब जाके हमारा खाना जो है वो, खाना में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम अगर सांस लेना छोड़े तो हमारे अंदर एनर्जी बनना बंद हो जाएगा और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाँ, रेस्पिरेशन के दौरान हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, यानी कि ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे देखिए, श्वसन में मेनली होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज जाता है भोजन से, यानी कि फूड से, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। Hence, we can say that the respiration is the process of exothermic reaction. During respiration, glucose combines with oxygen in cell of our body, form carbon dioxide and water along with production of energy. Hence, respiration is an exothermic process. कोई दिक्कत किसी को? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर में जो है कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, हाउ वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है कि ये कैसा रिएक्शन है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हम समझे क्या कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग, इसके बाद हम लोग आ गए किस पे, इक्वेशन पे, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखें कि 2 टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होता है, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है ये भी हम लोगों ने समझा, और बैलेंस कैसे किया जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे और ज़्यादा यूजफुल बनाया जाए। इन्हीं के साथ साथ बीच बीच में हम 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जितना चीज़ हमने पढ़ाया इस क्लास में, इन सब का एक एक बात का नोट्स बना के कॉपी में अच्छे से रखिए और एक एक चीज़ को याद कीजिएगा। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता है कोई भी बोर्ड में। बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।